जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक गुरु 24 पे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप लोगों का जो हिंदी ए है उसमें दो पार्ट हैं। एक होता है आपका गद्य यानी कविता का पार्ट होता है, एक आपका जो है स्टोरीज़ का पार्ट होता है। दो होता है ना, एक पद होता है, एक गद्य होता है। तो आप लोगों का आज का जो वीडियो होगा ना वो टोटल आपके हिंदी ए में, याद रखिएगा, आपके जो हिंदी ए है उसका टोटल जितना भी कविता होगा ना सारा चैप्टर का रिवीजन हम लोग क्वेश्चन बैंक से कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन बैंक एक ऐसा पीडीएफ होता है जो कि सबके मोबाइल पे सपोर्ट नहीं करता है, सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, किसी के पास एमबी नहीं होता है। तो आप यूट्यूब के माध्यम से मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप टोटल इस उसको जो है एक पार्ट को कंप्लीट कर लोगे। तो दो पार्ट बनेगा, एक कविता का अलग, कहानी का अलग। तो ये कविता वाला पार्ट है, तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। देखिए सबसे पहले सवाल में देखिए, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सन 1478 में। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। उनके गुरु का नाम क्या था? किनका? सूरदास का। तो वल्लभाचार्य उनके गुरु का नाम था। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हो गई थी? तो सन 1853 में पारसोली में हुआ था। नेक्स्ट है आपका काव्य की भाषा। उनके काव्य की जो भाषा है वो क्या है? तो ब्रज भाषा है। उनके काव्य की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, आगे आप देखिए क्या है, उनके काव्य में किन किन रसों का निखरा हुआ स्वरूप है? तो वात्सल्य और श्रृंगार का। उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? तो सूरसागर। क्या है? तो सूरसागर, याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि सूरसागर किसकी रचना है, तो कभी कभी राइटर का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए फिर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? तो कृष्ण के प्रेम में। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? तो प्रेम की भावना रखती है, ये भी याद रखना है। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? तो भोला है। अब आप बोलोगे भैया इतना जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हैं? क्योंकि बाबू ये प्रैक्टिस है। ठीक है, आप लोगों का सिर्फ रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो मथुरा चले गए थे। बाकी का स्पेशल वीडियो तो हमारे चैनल पे मिलेगा ही, मेन चैनल पे। मेन चैनल का नाम आप जैकपुर है, सर्च करके वहाँ चले जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था? तो उद्धव आया था। कौन आया था भाई? उद्धव आया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है? तो हारिल पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो योग का संदेश लेकर आए थे। नेक्स्ट आपका कह रहा है आपका, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी? तो विरह की आग जगी थी उसके में। ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? किसके पत्ते से की गई है? तो कमल के पत्ते से की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, उद्धव की संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रह गए कौन? तो कृष्ण की प्रेम से अछूते रह गए थे उद्धव। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। कौन है इसके रचयिता? तुलसीदास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा, अगले सवाल में कह रहा है आपसे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? तो रामचरित मानस का अंश है, ये भी अच्छा सवाल है। शिव धनुष कैसे टूटा था? तो ये केवल छूने मात्र से शिव धनुष क्या हो गया था? टूट गया था। राम लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? तो विश्वामित्र के साथ आए थे। नेक्स्ट है, राम का संबंध किस वंश से है? तो सूर्या वंश से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्षत्रिय कुल के द्रोही कौन है? तो परशुराम है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है, सशस्त्र बाहु सम सम सशस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार है, याद रखना है। शूरवीर को अपनी वीरता डैश में प्रदर्शित करनी चाहिए, किसमें? तो युद्ध भूमि में करनी चाहिए। तू तो कालू हाक जनु लावा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा का अलंकार है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस रस की प्रमुखता है? तो वीर रस की प्रमुखता है, याद रखना है। सवाल नंबर इस पे आइए कि प्रातः काल में होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है? कौन जगाता है? तो गुलाब जगाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि डार द्रुम चटकरी दे, इस कविता में पंक्तियों में निहित रस का नाम आपको बताना था। वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देव की कविता फटिक का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है स्फटिक। क्या होता है? स्फटिक, एक तरह का सफ़ेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट, कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है? तो चांदनी के समान लग रही है। पायनी नूपुर मंजू बजे समय में कृष्ण का कैसा वर्णन है? तो सामंती वैभव का वर्णन है। राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? तो मल्लिका। ठीक है, याद रखिएगा। बालक रूपी बसंत की नज़र कौन उतार रही है? तो कंजकली। कौन उतार रही है? कंजकली। बालक रूपी बसंत के शरीर पर कैसा झबला है? तो फूलों का झबला। कृष्ण किस प्रकार की सुशोभित हो रहे हैं? तो वस्त्र आभूषण से युक्त होकर के, वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर के और सुशोभित हो रहे हैं। कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? तो राजसी रूप का वर्णन किया है, याद रखिएगा। किस रूप का? तो राजसी रूप का वर्णन किया है।
नेक्स्ट है आपका उत्साह कविता के कवि कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। उत्साह कविता के कवि को किसको संबोधित किया गया है, तो बादल को संबोधित किया गया है। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है, तो कवि से की है, याद रखना है। कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है, तो गर्जन के साथ बरसने के लिए कह रहा है। उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आकाश होगा, याद रखना है। सवाल है आपका, अट नहीं रही कविता के कवि निम्न में से कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके जो है कवि हैं। अट नहीं रही कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है, तो फागुन का सौंदर्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। कवि के अनुसार कौन सा सांस लेता है, तो घर भर जाता है, तो फागुन सांस लेता है तो घर भर जाता है। फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है, तो धरती। कौन नहीं पट रही है, धरती नहीं पट रही है। कविता के निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीकरण का अलंकार है, तो कहीं सांस लेते हैं, कहीं सांस लेते हैं, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर देखिए, इसमें पहला सवाल में यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है, तो नागार्जुन। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इस कविता के वाक्य केंद्र बिंदु कौन है, तो बच्चा है ना। इसमें किसकी वर्णन किया गया, बच्चों की वर्णन किया गया है। चलिए, कवि के मैथिली भाषा से किस नाम में लिखा करते थे, कवि मैथिली भाषा में यात्री लिखा करते थे, है ना। कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे, तो यात्री नाम से लिखा करते थे। किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति आशा का संचार हो जाता है, तो बच्चे की मुस्कान को देखकर, ठीक है। मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ होता है, तो हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, इसका ये मतलब होता है। चलिए, सवाल है नेक्स्ट हमारा, फसल कविता के कवि कौन है, तो नागार्जुन है फसल कविता के कवि। कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतरण है, तो सूरज की किरणों का। यह सवाल बार बार एग्जाम में आता है, तो ध्यान में रखिएगा, सूरज की किरणों का। फसल किसका गुणधर्म है, फसल जो है वो मिट्टी का गुणधर्म है, यह भी सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है। फसल से सीधा संबंध किसका रहता है, तो किसानों का। फसल से सीधा संबंध किसका रहता है, किसानों का। फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का, हवा की थिरकन का, याद रखना है। पहला सवाल है आपका कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो ये सन 1918 में हुआ था इनका जन्म। कवि छाया छूने से क्यों मना कर रहा है, इससे मन को दुख इससे मन को दूना दुख होता है, ठीक है, छाया छूने से। नेक्स्ट है, चांदनी किसका प्रतीक है, तो चांदनी सुख की घड़ियों का प्रतीक होता है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल में कह रहा है कि छाया से कवि का क्या आशय होता है, तो अतीत की स्मृतियाँ, छाया से अतीत की स्मृतियाँ यानी कि बीता हुआ कल। सुरंग सुधियाँ से कवि का क्या तात्पर्य है, तो खुशनुमा यादें। क्या तात्पर्य है इससे, खुशनुमा यादें, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है, यामिनी का अर्थ क्या होता है, तो निशा। यामिनी का अर्थ क्या होता है, निशा होता है। कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है, तो प्रभुता को। मृग तृष्णा किसको कहा गया है, तो प्रभुता को कहा गया है। शरद रात किसका प्रतीक होता है, तो खुशियों का। शरद रात किसका प्रतीक होता है, खुशियों का। रस वसंत जीवन के किन दिनों, याद रखिएगा, रस वसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है, तो सुहाने दिनों का प्रतीक है। रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणें पड़ने से पानी होने का आभास को क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग मृग तृष्णा बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगले सवाल पे आते हैं, संगतकार कविता का कवि कौन है। आपके पास देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। संगतकार कविता का कवि कौन है, तो संगतकार कविता का जो कवि हो जाएगा, सभी को पता है कि मंगलेश डबराल होता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, मंगलेश डबराल। संगतकार का अर्थ क्या होता है, तो मुख्य गायक के साथ देने वाला जो गायक होता है उसको संगतकार का अर्थ, उसी को मतलब उसी को संगतकार बोलते हैं, जो मुख्य गायक का क्या होता है, साथ देता है। जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है तब हौसला कौन बढ़ाएगा, तो संगतकार बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य गायक का स्वर कब बैठने लगता है, ऊंची आवाज़ में गाने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, कवि ने स्वर को चट्टान जैसी भारी स्वर कहा, ठीक है, मुख्य गायक के स्वर को। किसको कहा था, मुख्य गायक के स्वर को। तो हम लोगों ने कविता का जो पहला पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कहानी के जो आपके स्टोरीज़ होता है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे मेन चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मेन चैनल का नाम जैकपुर है, आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ चले जा सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों की अच्छी तरह से तैयारी कराई जा रही है। तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।